हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहले वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है उसमें जो आपने प्रॉपर क्वेश्चन देखे थे उससे तो कुछ अलग है हमारा न्यूमेरिकल का पेपर। इसमें और रियल एनालिसिस के अंदर आपके पास छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे बनने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी यूनिट होती है। उसके बाद आप चाहें तो किसी के लिए भी की तैयारी कर सकते हैं। मोस्टली आपको 3 यूनिट की तैयारी करनी है। ठीक है, और आप अपने हिसाब से देखिए, तैयारी जो करनी है वो अपने हिसाब से करनी है, नया कुछ नहीं पढ़ना। 3 यूनिट जो आपको अच्छी से अच्छी आती है वो तैयार करनी है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले बताऊं मैं आपको ये बात कि न्यूमेरिकल के अंदर आपके पास जो स्टार्टिंग होती है वो फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जो यूनिट नंबर है आपके पास फर्स्ट, उसमें आता है चैप्टर, जब मैं जेपीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जयपुर पब्लिशिंग हाउस, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जो सिलेबस है अपना आरयू का और मत्स्य इंस्टीट्यूट का, अलवर का, दोनों का सेम है। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है और जो सेकंड है, ठीक है, ये और चैप्टर नंबर थर्ड, तीनों मिलाकर आपका पास जो बनती है यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा आपके पास जो यूनिट नंबर सेकंड है वो बनती है चैप्टर नंबर 4 एंड 7। ठीक है, फिर आती है यूनिट नंबर थर्ड। ये पार्ट है आपका रीजनिंग का, सबसे अच्छा पार्ट है आपका ये। ठीक है, इसमें ये जो यूनिट है उसको वो बच्चा जिसने बीएससी बीएड के अंदर एग्जाम दिया है वो रीजनिंग पढ़ के आया है। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर आप रीजनिंग पढ़ते भी हैं, पढ़नी भी आपको जरूरत है कंपटीशन के लिए, तो आप रीजनिंग का जो पार्ट है ना वो अच्छे से करिए। ठीक है, नंबर 4th जो यूनिट है वो आपकी आती है वेक्टर कैलकुलस से। ठीक है, उसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, जो चैप्टर है आपका फर्स्ट और सेकंड लगा लो, और यूनिट नंबर जो आपकी 5th है उसमें भी वेक्टर कैलकुलस है, चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको अभी आपने बुक उठाई है, ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं है आपको तैयारी करते हुए, तो आप इस पेपर के अंदर तैयारी कीजिए चैप्टर नंबर 4th, सॉरी यूनिट नंबर 3rd, 4th एंड 5th की। ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट तो लेके चलिए ही चलिए, ये तो बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको इजी नंबर मिल जाएंगे। फिर बात आती है वेक्टर कैलकुलस की, तो वो भी हार्ड नहीं है, उसमें डेरिवेशन भी इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर हार्ड कहीं लगता है तो वो लगता है चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 5th, 7th के अंदर, जहाँ पर आपको लंबे लंबे डेरिवेशंस करने होंगे। ठीक है, जैसे न्यूटन गेगरी का अग्रांतर यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से, और डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन बता देता हूं। तो मोस्ट क्वेश्चन जो हमारे पास रहेंगे वो, मैं छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं आपकी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन जब फर्स्ट आता है ना उससे शुरुआत कर रहा हूं मैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन जो है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अग्रांतर व पश्चांतर संकारक लिखिए। ठीक है, अग्रांतर व पश्चांतर संकारक लिखिए। सेकंड नंबर का होता है अंतरकलन। इस सारे के सारे चैप्टर नंबर फर्स्ट से हैं। ठीक है, जब मैं बताऊंगा तो सबकी मूल प्रमेय, अंतरकलन के मूल प्रमेय का कथन लिखिए। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन आप लोग
मैं अपने हिसाब से देख कर छांट कर लेकर आया हूँ, ठीक है, इसलिए। और प्रीवियस ईयर्स में भी कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो करना है आपको, ये सब चीज़ें अगर कर लोगे तो कहीं ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। नंबर 3, समान अंतराल व असमान अंतराल में अंतर्वेशन के लिए कौन कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा लगेगा कि सर ये क्वेश्चन तो एक सोचने वाली चीज है कि हमने चीज सोची नहीं, लेकिन आज जब पढ़ते हैं एनए तो ये चीज जरूर सोचिए। आपने कैटेगरी बनाई कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिनमें केवल समान अंतराल के लिए यूज करते हैं, कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जिनमें असमान के लिए करते हैं, और कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो दोनों में यूज हो जाता है, ठीक है। तो समान अंतराल के लिए तो कौन से होते हैं, न्यूटन का अग्रांतर और पश्चांतर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है, किसके लिए होते हैं, वो समान अंतराल के लिए होते हैं। और असमान अंतराल के लिए कौन सा होता है, असमान अंतराल के लिए होता है लैग्रांज का, ठीक है। लैग्रांज में समान भी हो जाता है, लेकिन असमान के लिए मोस्टली वही यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए लैग्रांज का अंतराल अंतर्वेशन सूत्र जो है इंटरपोलेशन वाला, तो उसमें आपको आंसर मैं बता दिया है, ठीक है। नंबर 4 है आपका स्टर्लिंग अंतर्वेशन सूत्र लिखिए, ठीक है। स्टर्लिंग के साथ में आपका गॉस और बेसल, ठीक है। नंबर 5 में लिख देता हूं, गॉस भी और बेसल भी। बेसल अंतर्वेशन जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, गॉस और बेसल अंतर्वेशन का फॉर्मूला है, सूत्र, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए याद रखना है, अंतर्वेशन सूत्र ऐसे कैसे पूछा जाएगा आपसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र याद किया और लिख दिया। अब सूत्र याद तो आपको अपने तरीके से करना है, जैसे भी आपको कंपेयर करते चलना है सबसे, ठीक है। नंबर 6, डेल, नेबला और ई तथा डी में संबंध। देखिए कई संबंध दे रखे हैं, संबंध कौन कौन से हैं, डेल, नेबला, ई में आपस में संबंध है, जैसे 1 प्लस डेल बराबर ई होता है, ठीक है, 1 प्लस डेल बराबर ई, इसके इस तरह से, या डेल इंटू नेबला बराबर 1 होता है, ठीक है, डेल इंटू नेबला बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह के फॉर्मूले कई हैं जो आपको बुक में से देखकर याद करने, फॉर्मूले मतलब कि आपस संबंध, ठीक है, कोई पूछ सकता है, वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ सकता है। क्योंकि मैं तो कह रहा हूं आपसे कि इस पेपर में मोस्टली, या हम कहते हैं ज़्यादा, आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे छोटे छोटे, ठीक है। और वो 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, बहुत बढ़िया। रीजनिंग वाला पार्ट कर लो आप, रीजनिंग में आपको मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिलेंगे छोटे छोटे वाले में से, और 2 क्वेश्चन लगभग बड़े में से करोगे, तो कम से कम जब 10 नंबर की यूनिट लगा लो तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे वहां से। अब चाहिए कितने, 15 नंबर और चाहिए, बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। आगे है क्रम गुणित फलन किसे कहते हैं, क्रम गुणित फलन किसे कहते हैं, ठीक है। अगला है संख्यात्मक समाकलन किसे कहते हैं, 7 चैप्टर से आया है ये, संख्यात्मक समाकलन, ठीक है। तो चैप्टर जो है आपका ढूंढना है भाई, अब ये भी नहीं लिखूंगा कि ये इस चैप्टर से है, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, इतना भी नहीं पढ़ा, क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आगे लिखता हूं, ये सब नोट कर लेना। अगला है हमारे पास
8 हो गए थे। नवा है लाग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र लिखिए। ठीक है, इसमें जो है आपके पास छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों ही मिलेंगे। या देखिए, छोटे बड़े का मतलब लैग्रांज के लिए जो अंतर्वेशन फॉर्मूला है उसको उत्पत्ति कीजिए, यानी कि उसकी स्थापना कीजिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और वैसे ही सेम स्टर्लिंग का, बेसल का, गॉस का, इन सब के क्वेश्चन आ सकते हैं बड़े में। 10th में है आपके पास न्यूटन गेगरी अग्र व पश्च अंतर्वेशन। ठीक है, न्यूटन गेगरी अग्र व पश्च अंतर्वेशन सूत्र लिखिए। ग्यारह नंबर है अपना समान व असमान अंतराल के लिए केंद्रीय, सॉरी न्यूटन का अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र लिखिए। विभाजित अंतर सूत्र लिखिए। देखो बच्चों, यहां पर जो बात आती है ना, अब आपको ये चीज कंफ्यूज करेगी, सर जी न्यूटन का ये फॉर्मूला कौन सा है, या आप इस चीज को पढ़िए, ये काम किसके आ रहा है, विभाजित अंतर, ये डिवाइडेड डिफरेंस, चैप्टर नंबर 4 सेंटर डिफरेंस के बाद जो पार्ट आता है। तो ये चीजें आपको टेस्ट में होनी चाहिए, कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर से आ रहा है, फटाफट आप ढूंढ लो, पढ़ सको। अगर इस बच्चे को अपना सिलेबस भी याद नहीं है तो वो क्या पढ़ेगा। ठीक है, 12th विभाजित अंतर को परिभाषित करना है। ठीक है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं बता सकता हूं आपको मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम शुरुआत आपकी खराब ना हो। आप इस 10 क्वेश्चनों में अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर आपको दिक्कत ही रहेगी, फिर बाकी क्वेश्चन कहाँ से हो पाएंगे। ठीक है, मैं सबके लिए ही बता रहा हूँ, ये जिसको जो यूनिट अच्छी लगे वो उस यूनिट को समझ के पढ़े। केंद्रीय अंतर संकारक को, संकारक यानी कि सेंट्रल डिवाइडेड, सॉरी सेंट्रल डिफरेंस। ठीक है, परिभाषित करो। ये कौन सा होता है ये सेंट्रल डिफरेंस, ये होता है डेल, इस तरह का। ठीक है, ऑपरेटर। केंद्रीय अंतर संकारक कौन सा होता है, डेल होता है। फिर अगला है बेसल और गॉस, इन्होंने लिखा दिया आपको। फिर है हमारे पास एक सदिश। अब थोड़ा आ जाते हैं वेक्टर के ऊपर। ठीक है, फिर रीजनिंग वाला पार्ट भी इसमें डाल दूंगा मैं। तो एक सदिश बिंदु फलन, एक सदिश बिंदु फलन के कुंतल को, कुंतल यानी कि कर्ल। ठीक है, कुंतल का मतलब क्या होता है, कर्ल। कर्ल को परिभाषित करो, कर्ल को परिभाषित करो। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वक्र C पर, किसी वक्र C पर सदिश बिंदु, सदिश बिंदु फलन f ऑफ r का रेखा समाकल, का रेखा समाकल, पृष्ठ समाकल और आयतन समाकल व आयतन समाकल। मतलब ये क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि रेखा समाकल, पृष्ठ समाकल और आयतन समाकल, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ
उसका वॉल्यूम्स इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल तीनों एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक ही पूछेगा वो, मैंने तो तीनों के दे दिए कि तीनों में से वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तीनों में से वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए पूछा तो एक ही जाएगा एक क्वेश्चन के अंदर, तीनों एक क्वेश्चन में नहीं दे सकता, क्वेश्चन ही एक नंबर का है तो तीनों कैसे दे देगा, ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप चाहें साथ साथ नोट कर रहे होंगे तो साथ साथ नोट कर लीजिए। इतना उम्मीद कर सकता हूं कि पूरी चीज को समझा है, देखा है, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कितने हो गए थे हमारे पास, 16 हो गए थे, 17 क्वेश्चन देखते हैं। एफ वेक्टर बराबर एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के हो तो गॉस अपसरण प्रमेय, हो तो गॉस अपसरण प्रमेय द्वारा पृष्ठीय समाकल, द्वारा पृष्ठीय समाकल एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds को आयतन समाकल में परिवर्तित करो, में परिवर्तित करो। अब देखो ये चीज क्या है, ये चीज है कि मैंने आपको एक चीज बता दी कि आयतन समाकल में परिवर्तित करना है, किसको, पृष्ठीय समाकल को। आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आयतन समाकल को पृष्ठीय में चेंज करो या पृष्ठीय समाकल को रेखा में समाकल में चेंज करो, ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। 18, ठीक है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन बताए थे सब एक ही नंबर के थे, ये भी लगभग एक नंबर में ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है स्टोक्स प्रमेय, ग्रीन प्रमेय और टर्ल प्रमेय, ठीक है, का कथन लिखिए। अब मैं थोड़ा सा रीजनिंग वाला पार्ट डालता हूं इसके अंदर, तो रीजनिंग पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसा आता है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन किसी तरह का भी आ सकता है, जो जो टॉपिक आपको दे रखे हैं उसमें किसी भी तरह का आ सकता है, आप और मोस्टली आता है इस तरह से जो उसमें ज़्यादा उसको मैथ भी ना करनी पड़े, जैसे जेड वाई एक्स, सी बी ए, डब्ल्यू वी यू एफ ई डी, तो अगला पार्ट क्या होगा, ये क्या है, श्रृंखला चल रही है, ठीक है, सीरीज चल रही है, ऐसे इस तरह का सवाल हो सकता है। जैसे विजय को 22/9/10/125 लिखा जाता है, ठीक है, विजय को क्या लिख सकते हैं हम, 22/9/10/125 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में, ठीक है, क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, तो उसी भाषा में, ये सब एक नंबर का सवाल है, सुधा को कैसे लिखा जाएगा, सुधा को कैसे लिखा जाएगा, तो आप ये बात देखिए कि यहाँ पर विजय वी के लिए क्या है, 22 नंबर 22 पे आता है, वी आई किस पे आता है, 9 पे आता है, जे कितने में आता है, 10 पे आता है, ए पहले पे आता है, और वाई किस पे आता है, 25 पे आता है, तो वही है, उनके नंबर लिख दिए उन्होंने, जिस पोजीशन पे वो सारे अल्फ़ाबेट आते हैं, लेटर्स आते हैं, तो सुधा को किस पे लिखा जाएगा, एस किस पे आता है, वो आप देख लीजिए, यू डी एच है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और हैं तो बड़े क्वेश्चन में आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास है बात, सिद्ध कीजिए
कि n घात वाले बहुपद के n घात वाले बहुपद के कुंतल को, कर्ल को, के कुंतल को परिभाषित करो। ठीक है, अगला है सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बड़े बड़े आ गए हैं, 3 नंबर के 4 नंबर के, कि n घात, सिद्ध कीजिए कि n घात वाले बहुपद, n घात वाले बहुपद के n वे, n घात वाले बहुपद के n वे विभाजित अंतर अचर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट में से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाले पार्ट में से आता है और वहाँ पर क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं। जो अंतरकलन प्रमेय आपकी वो बन जाती है, उसका स्टेटमेंट, उसका प्रूफ बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। आगे देखिए, निम्न फलन तथा इसके उत्तरोत्तर अंतरों, ठीक है, क्रमगुणित फलन की बात हो रही है यहाँ पे, उत्तरोत्तर अंतरों को क्रम गुणित फलन के रूप में व्यक्त करो। क्रम गुणित फलन के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, बात मेनली तो यही है कि आपके पास जो चीज आ रही है वो आपको देखते हुए पहचाननी है। मतलब क्वेश्चन आ गया, फिर उसका आपको दिमाग में बिल्कुल यही बन जानी चाहिए कि चीज़ कहाँ से आ रही है ना। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि क्या करें इन चीज़ों में, मतलब तैयारी होनी चाहिए अच्छे से। बच्चों, बात इतनी सी है कि आपका एग्ज़ाम पहली बार है, अब आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। आपको जो है पूरा स्टेमिना इसमें लगाना है। और पेपर 2 साल में पहली बार हो रहे हैं, पिछली बार फ्री में पास हो लिया आप, तो इस बार थोड़ा मेहनत करके पास हो। ठीक है, न्यूटन गेगली का पश्च व अग्र अंतर्वेशन सूत्र का आपके पास आ सकता है। सूत्र लिखिए, सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, या तो पश्च वाला या अग्र वाला, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, V किसी भी बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन हो तो सिद्ध कीजिए। आयतन हो तो सिद्ध करो F डॉट n कैप ds बराबर 6v। ठीक है, F सदिश बराबर xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, या 2yj और 3zk। तो देखो सवाल जो है ना, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि इसी तरह का सवाल यही सवाल आएगा। ठीक है, पैटर्न देखिए उस सवाल को, उस तरह के सवाल सारे आप करिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे
वो आप करिए। इम्पोर्टेंट का मतलब जो यूनिट आपको अच्छी लग रही है, इजी लग रही है पढ़ने में। कोई और बच्चा कह रहा है आपसे कि तू ये पढ़ ले, मैंने पढ़ रखी है, तो ऐसा नहीं, उसको इजी लग रही होगी तो जो थोड़ा आपको भी इजी लगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन और देख लीजिए। आपके 2 पार्ट में वीडियो बनाने से अच्छा मैं सोचा एक पार्ट में हो जाए कंप्लीट, है ना, क्योंकि फिर 2 पार्ट में होगी तो आपको भी लगेगा सर जी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ये देखो, ये इनवर्स वाली फॉर्म है, ठीक है, डेल और एन की इनवर्स वाली फॉर्म है। उसको एक बार देख लेना, ऐसे कैसे आया हुआ सवाल है। ये सवाल आया हुआ है ऐसे कैसे कि इसके सूत्र या इसको मतलब कि इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसके लिए जो ये इसके बराबर होता है, इसको परिभाषित मतलब कि सिद्ध करना है चीज़ को, ठीक है, उत्पत्ति करो। तो इस तरह का क्वेश्चन देख लेना, आपके बुक में है, आर्टिकल है पूरा ये। फिर सवाल जो आते हैं आपके पास, आपको हाँ, एक तो सिम्पसन 1/3 ट्रेपेजोइडल, ये भी आपका जो 7th चैप्टर है इसमें इसके सूत्र पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सिम्पसन 1/3 और ट्रेपेजोइडल के अंदर आपको शायद इस बार ही इसमें लगाया गया है, ठीक है। और देखो इस तरह के सवाल जो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर आ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट में से वो आने की उम्मीद है। चैप्टर फर्स्ट में से जो आने हैं ना, उसको आने की उम्मीद है बड़े बड़े क्वेश्चनों में। इसमें आपको 2 तरह के सवाल मिल सकते हैं। इसमें एक चीज अननोन हो, जैसे पूछी गई हो, और या फिर आपके जो सारणी है उसमें 2 चीज आपको दे दी हो कि 2 चीजें निकालो, ठीक है। 2 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल तो ऐसा हो सकता है कि 7.5 ज्ञात करो, ऐसे ऐसे पूछ लिया। और दूसरा आपसे कहा जाएगा कि इसमें 2 चीजें दे देंगी, 2 चीजें, 2 अननोन हो जाएंगे, अननोन वेरिएबल है ना, इसमें तो एक ही है, उसमें हो जाएंगे 2 अननोन वेरिएबल, तो उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। तो x और f ऑफ x, तो 1 1 2 8 3 27 4 64 एंड 5 125 और 6 216 7 343 एंड 8 और 512, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, 7.5 निकालना है। तो इस तरह के सवालों में आपको यहाँ पर कई बार क्या होगा कि 2 चीज़ें से 64 नहीं दिया और 216 नहीं दिया, अब आप निकालिए इन दोनों के मान और आपको टोटल वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इस तरह सवाल ये आप उसमें देख लेना, है ना। आगे देखिए, y माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स डी वाई के लिए मतलब इसका कोस हल कीजिए, या फिर के लिए स्टोक्स प्रमेय का सत्यापन कीजिए, स्टोक्स प्रमेय का सत्यापन कीजिए। ठीक है, एक अंतिम सवाल दे रहा हूं मैं आपको, ए बी डॉट डेल नेबला कह सकते हैं इसमें 3a वेक्टर आर वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 5 इन माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यहाँ आर वेक्टर जो है वो क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है। अब देखिए सवाल, इन तरह सवालों में आपको लगेगा कि सर एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से करें, तो कुछ मोस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है, करने। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जो लगेगा सर ये भी आ सकते हैं क्या, तो देखिए पैटर्न में आपको क्या है, तरीका आना चाहिए। सवाल सारे जैसे हैं, तरीका आना चाहिए, आपको दिक्कत आने वाली बात है नहीं। अब हर सवाल को आप अगर रटोगे तो आपको हर सवाल नया लगेगा, इसमें ऐसा प्रोसेस है, इसमें ऐसा प्रोसेस है, तो आप कब तक याद करोगे, आप नहीं याद कर सकते। आपको
कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स है, याद करनी चीज़ नहीं है, हिंदी थोड़े ना है, या संस्कृत है जो याद कर लेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ये अपना पूरा हो गया, न्यूमेरिकल का पार्ट था। अब रियल का पार्ट हम ज्योमेट्रिक स्पेस पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू रखेंगे और उसमें फिर क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। और एक बात और, आपको पता ही है कि जो 9 दिसंबर से सितंबर से जो है सेकेंड ईयर के एग्जाम स्टार्ट हो रखे हैं आरयू के, और 2 तारीख से जो हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी के हो रखे हैं। तो इसका मतलब जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है अलवर वालों, वो भी तैयार हो जाओ, आपके लिए भी कभी भी बम फूट सकता है, ठीक है। तो क्योंकि भाई एग्ज़ाम तो होना ही है, ऐसी बात तो है नहीं। तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद।